मेरा नाम इमरान है। पेशे से मैं बस ड्राइवर हूँ और पिछले 18 सालों से दिल्ली और उत्तराखंड के बीच लंबी दूरी की बस चलाता आ रहा हूँ। जिंदगी के इस लंबे सफर में मैंने बहुत कुछ देखा। सड़क हादसे, बारिश में फंसी बसें, शराबी यात्री और लुटेरे तक। लेकिन जो मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर था। एक ऐसा सफर जिसने मुझे महीनों तक सोने नहीं दिया। उस रात मेरी ड्यूटी शाम 8 बजे से थी। ये एक नाइट सर्विस थी, देहरादून से दिल्ली, जिसमें हम बीच में केवल 2 जगह रुकते थे। मौसम थोड़ा अजीब था, नवंबर का महीना, लेकिन हवा में अजीब सी ठंड और धुंध थी। बस स्टैंड पर लोग अपने अपने टिकट लेकर चढ़ रहे थे। मैं हमेशा की तरह हर यात्री पर नजर डाल रहा था। ये मेरी आदत थी। कई बार गलत किस्म के लोग भी आ जाते हैं और मुझे उनके हाव भाव से अंदाजा हो जाता था। उस दिन भी मैंने देखा, एक औरत, सिर से पैर तक काले कपड़ों में, चेहरे पर कोई भाव नहीं, हाथ में बस एक पुराना सा चमड़े का बैग। वो धीरे धीरे बस में चढ़ी और पीछे की तरफ जाकर बैठ गई। अजीब बात यह थी कि उसके पीछे कोई भी यात्री बैठना नहीं चाहता था। सब लोग आगे की सीटें ले रहे थे। मुझे लगा शायद पीछे ठंड ज्यादा लग रही हो या धुंध का असर हो, लेकिन बाद में समझ आया कि बात कुछ और थी। रात के करीब 11 बजे हम मसूरी रोड पार करके राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ चुके थे। आसमान में चांद नहीं था, बस सड़क के किनारे लगे लैंप पोस्ट और मेरी बस की हेडलाइट्स रास्ता दिखा रही थीं। बस में हल्की हल्की खर्राटों की आवाजें थीं और मैं धीमे धीमे गुनगुना रहा था। तभी पीछे से बस के हेल्पर शौकत ने आकर कहा, भाई, वो औरत, वो कब से बिना पलक झपकाए बाहर देख रही है। मैंने हंसकर कहा, अरे शायद सफर पसंद हो उसे। शौकत ने सिर हिलाया, नहीं भाई, मैंने देखा, उसकी आंखें अजीब सी लग रही हैं, जैसे सफेद। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन मेरे मन में हल्की सी बेचैनी आ गई। रात के करीब 12:15 पर बस एक सुनसान जंगल के हिस्से में पहुंची, जिसे हम ड्राइवर लोग काली घाटी कहते थे। ये इलाका बदनाम था। यहाँ कई सड़क हादसे हुए थे और कुछ ड्राइवर कहते थे कि रात में अजीब चीजें दिखती हैं। मैं इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन उस रात कुछ हुआ। जैसे ही बस घाटी में घुसी, इंजन ने अचानक झटका खाया और बस का स्पीडोमीटर 0 पर गिरा। मैंने तुरंत गियर बदला, एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन बस आगे नहीं बढ़ी। शौकत घबरा गया, भाई ये क्या हो गया? मैंने कहा, शायद फ्यूल में गड़बड़ है। हम दोनों बाहर उतरे। ठंडी हवा में धुंध इतनी घनी थी कि हाथ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। बस के पीछे जाकर हमने चेक किया, सब ठीक था। लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि बस के पिछले हिस्से में उस औरत की सीट खाली है। शौकत, वो औरत कहाँ गई? मैंने फुसफुसाकर पूछा। शौकत ने टॉर्च जलाकर बस के अंदर देखा, लेकिन वो वहां नहीं थी। हमारे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी धुंध के बीच मैंने बस से करीब 20 मीटर दूर सड़क के बीचों बीच एक परछाई देखी। वो वही औरत थी, काले कपड़ों में, लेकिन अब उसका चेहरा मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, होंठ नीले, और उसके पैरों का अंगूठा आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। शौकत के मुंह से बस इतना निकला, या अल्लाह। और तभी वो औरत धीरे धीरे उल्टे कदमों से हमारी तरफ आने लगी। हम दोनों फौरन बस में भागे, दरवाजा बंद किया और मैं स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। अजीब बात यह थी कि इंजन अब बिल्कुल ठीक चल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने गियर डाला और फटाफट बस आगे बढ़ा दी। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन शौकत ने खिड़की से झांक कर देखा और डर के मारे पीछे हट गया। भाई, वो दौड़ रही है और उसकी चाल इंसान जैसी नहीं है, जैसे जमीन पर फिसल रही हो। करीब 5 मिनट बाद वो परछाई गायब हो गई, लेकिन जैसे ही हम घाटी से बाहर निकले, बस के अंदर एक अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे सड़ा हुआ मांस। यात्री नींद से उठने लगे, कुछ लोग खिड़कियां खोलने लगे। मैं चुप था, लेकिन मन में डर था कि कहीं वो औरत। और फिर पीछे से एक महिला यात्री की चीख आई, ड्राइवर, पीछे पीछे कोई खड़ा है। पीछे से आई वो चीख पूरे बस में गूंज गई। मेरे हाथों की पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई और मेरी सांसें तेज हो गईं। बस में अचानक अफरा तफरी मच गई। कई यात्री उठकर पीछे देखने लगे,
कुछ खिड़कियों से झांकने की कोशिश कर रहे थे। शौकत दौड़ते हुए पीछे गया और उसकी आंखें फैल गईं। भाई, पीछे आखिरी सीट पर वो बैठी है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, धुंधले शीशे के पार। सचमुच वो औरत फिर से अपनी पुरानी जगह पर बैठी थी, सिर झुकाए, जैसे कभी हिली ही न हो। लेकिन उसके कपड़े गीले लग रहे थे और नीचे बस के फर्श पर पानी की एक लंबी लकीर बनी थी जो दरवाजे तक आ रही थी। बस के एक कोने से एक आदमी जो बीच की सीट पर बैठा था घबराकर खड़ा हुआ और बोला, ये कौन है? मैंने इसे चढ़ते हुए नहीं देखा। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, पीछे बैठी एक बूढ़ी अम्मा ने कराहते हुए कहा, ये औरत, ये तो 15 साल पहले इसी घाटी में मरी थी। मैं पहचानती हूं इसे। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। सभी की नजरें पीछे की उस सीट पर थीं। लेकिन तभी पीछे वाली खिड़की खुली, तेज ठंडी हवा अंदर घुसी और जब सबने दोबारा देखा, वो औरत वहां नहीं थी। लेकिन उसी समय एक यात्री, वो आदमी जो सबसे पीछे वाली खिड़की के पास बैठा था, चीख मारते हुए गायब हो गया। उसकी सीट खाली थी और खिड़की बाहर से बंद थी। मैंने बस की स्पीड और बढ़ा दी। अब सड़क खाली थी, लेकिन मेरे दिल में डर था कि कहीं आगे कुछ ना हो जाए। शौकत हकलाते हुए बोला, भाई, मैंने देखा किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया बाहर। मैंने पीछे नहीं देखा, बस चलती रही। लेकिन माहौल भारी था। यात्री फुसफुसा रहे थे, कुछ दुआ पड़ रहे थे। और फिर रियर व्यू मिरर में, दूर हेडलाइट की हल्की रोशनी में, मैंने देखा वो औरत बस के पीछे सड़क पर दौड़ रही थी, वही फिसलती हुई चाल। और उसके हाथ में उस आदमी का बैग था जो अभी गायब हुआ था। करीब आधा घंटा बाद हम अगले छोटे स्टेशन पर पहुंचे। मैंने सोचा कि यहां रुककर कुछ यात्री उतर जाएंगे और शायद माहौल थोड़ा सामान्य हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने बस रोकी, स्टेशन पर अंधेरा था। एक भी लाइट जल नहीं रही थी। टिकट खिड़की बंद थी और वहां सिर्फ सुनसान ठंडी हवा चल रही थी। शौकत फुसफुसाया, ये जगह मैंने कभी इतनी खाली नहीं देखी। हमने दरवाजा खोला, लेकिन कोई उतरा नहीं। यात्री डर के मारे अपनी अपनी सीटों पर जमे हुए थे। अचानक बस के ऊपर से तेज धमाके जैसी आवाज आई। धड़ाम। हम सब ने ऊपर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर दूसरी आवाज, धप। इस बार पीछे से। शौकत ने डरते हुए दरवाजा बंद कर दिया और मैं फिर से बस बढ़ा दी। अब बस में सब चुप थे, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि पीछे की आखिरी सीट पर फिर से कोई बैठा है। मैंने मिरर में झांक कर देखा। हाँ, वो वही औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा ऊपर उठा हुआ था और उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों में गड़ी थीं। मेरा दिल धक से रह गया। उसकी नजर ठंडी थी, लेकिन उसमें नफरत और भूख का अजीब सा मिश्रण था। धीरे धीरे उसने अपने होंठ खोले और मुझे साफ सुनाई दिया, अगला तुम हो। तभी बस के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगा। मेरे हाथ सुन्न हो गए, सांस से धुंध निकलने लगी। यात्री अपने जैकेट कसने लगे, कुछ दुपट्टा लपेटने लगे। शौकत कांपते हुए बोला, भाई, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फीले तूफान में फंस गए हों। मैंने बस की खिड़की से बाहर देखा, लेकिन सड़क तो साफ थी, मौसम सामान्य था। ये ठंड सिर्फ बस के अंदर थी। अचानक पीछे से जोरदार चीख आई, छोड़ो मुझे। मैंने शीशे में देखा। वो औरत अब एक जवान लड़की की सीट पर खड़ी थी, उसके बाल पकड़कर उसे खींच रही थी। बाकी यात्री डर के मारे जमे हुए थे, कोई मदद नहीं कर रहा था। शौकत तुरंत भागा, लेकिन जैसे ही उसने उस औरत को छूने की कोशिश की, वो गायब हो गई। लड़की जोर जोर से रो रही थी, उसका हाथ पूरी तरह नीला पड़ चुका था, जैसे वहां बर्फ जम गई हो। मैंने बस की स्पीड और बढ़ा दी, सिर्फ यही सोचते हुए कि अगले बड़े शहर तक किसी तरह पहुंच जाएं। लेकिन मेरे मन में एक डर बैठ चुका था। वो औरत एक यात्री से दूसरे यात्री तक जा रही थी और आखिर में उसने साफ साफ कहा था कि अगला तुम हो। जब हम अगले मोड़ पर पहुंचे तो मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो अब किसी सीट पर नहीं थी। वो मेरी ड्राइविंग सीट के ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं, ठंडी बर्फ जैसी सांसें। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे डर था कहीं बाकी यात्री भी सुन न लें। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और सड़क पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन मेरी आंखों के किनारे से मुझे साफ दिख रहा था उसके काले कपड़ों की सिलवटें
उसके गीले बालों से टपकता पानी और वो बदबू, जैसे कोई सड़ा हुआ शव मेरे पीछे खड़ा हो। शौकत धीरे से मेरी तरफ आया और फुसफुसाया, भाई, पीछे कुछ नहीं है। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो सच में हैरान था। मतलब, वो औरत सिर्फ मुझे दिख रही थी। मेरे होंठ खुद ब खुद हिलने लगे। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तभी, बिना कोई आवाज किए, वो औरत झुककर मेरे कान के पास आई और कहा, क्योंकि तुमने मुझे यहां से गुजरते देखा था उस रात। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी बातों ने पुराने जख्म कुरेद दिए। हाँ, कई साल पहले मैंने इसी जगह एक हादसा देखा था। एक बस पलटी हुई थी और एक औरत खून से लथपथ सड़क के बीचों बीच पड़ी थी। मैं उस वक्त दूसरी बस चला रहा था, लेकिन मैंने मदद नहीं की थी, क्योंकि मुझे डर था। अचानक पीछे से एक आदमी की दर्द भरी चीख आई। मैंने शीशे में देखा। एक यात्री के गले से खून बह रहा था, जैसे किसी ने नुकीले नाखून से उसे नोच डाला हो। बाकी लोग और पीछे सिमट गए, लेकिन कोई बस से उतर नहीं सकता था। चारों तरफ सुनसान जंगल और अंधेरा था। शौकत ने कोशिश की उस आदमी को संभालने की, लेकिन उसके कान के पास वो औरत फिर से आकर खड़ी हो गई और मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। उसका चेहरा आदमी के चेहरे के इतना करीब था और फिर एक पल में उसने अपने होंठ उसके गले में गाड़ दिए। खून फर्श पर टपकने लगा। मेरे हाथ कांप गए। बस हल्का सा डगमगा गई। कुछ यात्रियों ने दुआएं पढ़नी शुरू कर दी, कुछ बस रो रहे थे। मैंने बस की हेडलाइट्स के बीच सड़क पर दूर एक परछाई देखी, एक और औरत। लेकिन ये वही नहीं थी। ये बिल्कुल सूखी थी। उसके कपड़े पुराने लेकिन साफ थे और वो हाथ उठाकर इशारा कर रही थी कि रुको। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या ये मदद करने आई है या ये भी उसी जैसी है? मैंने बस को धीमा किया, लेकिन तभी मेरे कान में वो ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, रुकना मत, वरना तुम भी नहीं बचोगे। जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई, पीछे से एक और चीख सुनाई दी। इस बार एक बुजुर्ग आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। उसका सीना स्थिर था। वो मर चुका था। यात्री अब पागलपन की हद तक डर चुके थे। कोई अपनी आंखें बंद किए हुए था, कोई दुआएं बड़बड़ा रहा था और कोई दरवाजा तोड़कर कूदने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बाहर सिर्फ काली घाटी का अंधेरा था, जिसमें से ठंडी हवा चाकू की तरह चुभ रही थी। अब वो औरत, जो मेरी सीट के पीछे थी, धीरे धीरे आगे बढ़कर स्टीयरिंग के पास आ गई। उसने अपना गीला सड़ा हुआ हाथ मेरे हाथ पर रखा, इतना ठंडा कि मेरी नसें जम सी गईं, और उसने सिर्फ एक शब्द कहा, रुको। मैंने अनजाने में ब्रेक दबा दिए। बस एक जोरदार झटके के साथ बीच सड़क पर रुक गई। तभी बस की दाईं तरफ की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। थक थक थक। सभी यात्रियों की नजर उधर गई। वो वही दूसरी औरत थी जो सड़क पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खून था और उसके हाथ में किसी का उखड़ा हुआ सिर। दोनों औरतें अब बस के दोनों ओर खड़ी थीं। मैं फंस चुका था। आगे रास्ता नहीं, पीछे मौत। मेरे कानों में सिर्फ उनकी फुसफुसाहट थी। यात्रियों की चीखें दूर दूर से आ रही थीं, जैसे पानी के नीचे से सुनाई दे रही हों। और तभी बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। पहले एक यात्री भागा, फिर दूसरा, लेकिन जो भी बाहर गया, बस चीख की आवाज आई और वो अंधेरे में गायब हो गया। मैं स्टीयरिंग पर जमे हुए अपनी सांस रोक कर बैठा था और महसूस कर रहा था कि अगला नंबर अब सच में मेरा ही है। धुंध अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि हेडलाइट्स सिर्फ 2 फीट आगे तक रोशनी फैला पा रही थीं। सड़क का आकार बदलता महसूस हो रहा था, जैसे वो सीधी नहीं बल्कि सांप की तरह मरोड़ खा रही हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन दिल में डर की लहरें लगातार टकरा रही थीं। बस का इंजन घर्र घर्र करता, फिर अचानक कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता, जैसे वो भी सांस रोककर किसी आने वाले डर का इंतजार कर रहा हो। पहली बार मुझे पीछे से कुछ सुनाई दिया, एक धीमी सरसराहट जैसी आवाज, मानो सीटों के नीचे कोई कीड़ा रेंग रहा हो। मैंने शीशे में झांका। यात्री स्थिर बैठे थे, लेकिन उनके होंठ बहुत हल्के हिल रहे थे और वो एक साथ कोई शब्द बुदबुदा रहे थे। शब्द इतने पुराने और अजीब थे कि मेरी समझ से बाहर थे, पर उनमें एक ताल थी, जैसे किसी मंत्र का उच्चारण। दूसरी पंक्ति में बैठे एक बूढ़े आदमी ने अचानक मेरी ओर देखा।
उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ दूधिया सफेदी। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और बिना कोई आवाज किए अपनी सीट से उठ गया। लेकिन वो चला नहीं, बल्कि धुंध की तरह हवा में घुल गया। जहां वो बैठा था वहां सिर्फ एक पुराना झंग लगा सिक्का पड़ा था, जो अपने आप सीट पर घूम रहा था। खिड़की से बाहर झांका तो पेड़ अब पेड़ नहीं थे। उनकी शाखाएं इंसानी हाथों की तरह मुड़ी हुई थीं, जिनकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। कुछ शाखाओं से रस्सियां लटक रही थीं और उन रस्सियों में लटके हुए सड़े गले चेहरे वाले आकृतियां हिल रही थीं। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही बस गुजरी, सबकी आंखें एक साथ खुल गईं और सबने मेरी तरफ देखा। शौकत मेरे पास आकर बोला, भाई, ये रास्ता मैंने पहले देखा है, पर उस बार मैं अकेला जिंदा बचा था। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने पूछा, कहाँ? उसने कहा, पिछले साल इसी बस में, उसी ड्राइवर के साथ। उससे आगे कुछ कह पाता, उससे पहले ही उसके पीछे से एक लंबी काली उंगली निकली, जिसने उसकी गर्दन में धंस कर उसे खींच लिया। बस एक झटके में शौकत गायब, और उसकी सीट पर काले धुएं की एक लकीर तैर रही थी। रियर व्यू मिरर में वो दिखी, काली साड़ी, भीगे और उलझे बाल, आधा पिघला चेहरा और आंखों में गहरा अंधेरा। ड्राइवर, मैंने कहा था, ये रास्ता तेरे लिए नहीं है। उसकी आवाज में गूंज थी, जैसे वो चारों तरफ से आ रही हो। मैंने मिरर झुकाया, लेकिन अगले ही पल वो सामने विंडशील्ड के बाहर खड़ी थी, बिना पलक झपकाए देख रही थी, और उसकी मुस्कान बड़ी होती जा रही थी। बस का दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। धुंध का एक भारी झोंका अंदर आया और सामने बैठे बच्चे को खींचकर बाहर ले गया। वो सड़क पर गिरा नहीं, बल्कि हवा में तैरने लगा, और उसका सिर धीरे धीरे उल्टा घूमकर मेरी ओर हो गया। उसकी आंखों में आग जल रही थी। सड़क पर लोहे की जंजीरें फैली हुई थीं, जो अपने आप हिल रही थीं। जैसे ही बस उन पर चढ़ी, वो टायरों में लिपट गईं और बस को खींचने लगीं। इंजन गरज रहा था, लेकिन बस आगे नहीं बढ़ रही थी। खिड़कियों से सड़े गले हाथ अंदर आने लगे। एक हाथ ने मेरा कंधा पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। मैंने झटका मारा, हाथ खिड़की से बाहर गिरा, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी फड़फड़ा रही थीं। काली औरत फिर सामने आई, सड़क के बीच में खड़ी। उसने हाथ उठाया और धुंध का रंग लाल हो गया। बस अपने आप गियर बदलकर चल पड़ी। स्टीयरिंग मेरे हाथ में नहीं था। सड़क अब नीचे की ओर जाती थी, जैसे हम किसी गहरी खाई में उतर रहे हों। पीछे बैठे यात्री अब इंसान जैसे नहीं रहे। उनके चेहरे फटने लगे, आंखें गड्ढों से बहने लगीं और होंठ कान तक फट गए। सब एक साथ बोले, ड्राइवर, तू अब हमारा है। हेडलाइट्स की रोशनी में एक विशाल लोहे का दरवाजा दिखा, झंखाया, खून के हाथों के निशान से भरा, और इतना ऊंचा कि आसमान को छूता हो। जैसे ही बस पास पहुंची, दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर से काले अंधेरे की लहर बाहर निकली, जो हवा को और भारी बना रही थी। मैं समझ गया, ये रास्ता खत्म नहीं हुआ। ये तो असली सफर की शुरुआत है। बस की खिड़कियों पर रात की नमी जम चुकी थी। इंजन की घरघराहट और बाहर के सन्नाटे में अजीब सा तालमेल था, लेकिन अंदर हवा भारी थी, जैसे किसी ने पूरी बस में ठंडी धुंध भर दी हो। शौकत को शायद खुद भी महसूस हो रहा था कि कुछ गलत है। वो चुपचाप अपनी सीट से खिड़की के बाहर देख रहा था, लेकिन उसकी पुतलियां जैसे पत्थर की हो गई थीं, न झपकती न हिलती। मैंने रियर व्यू मिरर से देखा और मेरे सीने में एक सिहरन दौड़ गई। वो थीं वहीं दोनों चुड़ैलें। पहली काली साड़ी में, आधा जला चेहरा, भीगे भीगे बाल जो जमीन तक लटक रहे थे। दूसरी फटी सफेद चुनरी, नीली चमकती आंखें, होंठ ऐसे जैसे हर वक्त किसी को काटने को तैयार। इस बार वे बस के बाहर नहीं थीं, बल्कि सीधे अंदर बीच की सीटों के बीच खड़ी थीं। कोई आवाज नहीं, कोई पैर की आहट नहीं, जैसे वो हवा से बनी हो, पर उनकी मौजूदगी गले में कांटे की तरह चुभ रही थी। सफेद चुनरी वाली चुड़ैल ने एक धीमी सीटी बजाई। उसकी आवाज के साथ बस का तापमान और गिर गया। शौकत की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। काली चुड़ैल ने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर रखा। उसकी उंगलियां पतली, ठंडी और हड्डियों जैसी थीं। शौकत के कान से एक पतली खून की धार बहने लगी। मैंने सीट से उठकर चीखा, अरे छोड़ उसको।
लेकिन मेरे शब्द जैसे बस की दीवार से टकरा कर लौट आए। काली चुड़ैल ने अपने बाल धीरे धीरे हवा में उठाए। वो बाल सांपों की तरह मचलते हुए शौकत की गर्दन के चारों ओर लिपट गए। शौकत ने खांसना शुरू किया। उसका चेहरा लाल से नीला होने लगा। सफेद चुड़ैल ने अपनी लंबी जीभ निकाली और उसके सीने के पास ले जाकर एक अजीब सी फूंक मारी। उस फूंक के साथ शौकत की सांस जैसे बस के बाहर खींचने लगी हो। उसका सीना अंदर धंस रहा था। मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता तो बस का फर्श अचानक गीला और फिसलन भरा हो जाता। मेरे कदम वहीं जम जाते, जैसे किसी ने गोंद डाल दी हो। मेरे कानों में उनके फुसफुसाने की आवाज गूंजने लगी, एक और, बस एक और, इसकी जान हमारी। मैंने सीट पकड़कर खुद को खींचा, लेकिन आंखों के सामने धुंध छाने लगी। मैं गिरने ही वाला था कि तभी बस के पीछे से एक तेज झटका आया। किसी ने शायद ब्रेक मार दिया हो या कोई टक्कर हुई हो, मैं नहीं जानता। उस झटके से शौकत का सिर सीट से टकराया और वो होश में आ गया। उसने घबराकर अपने गले से काले बाल खींचे। बाल जैसे झलकर राख हो गए और जमीन पर गिरते ही गायब हो गए। सफेद चुड़ैल गुर्राई, उसकी नीली आंखें अचानक लाल हो गईं। वो शौकत पर झपटी। शौकत ने न जाने कहां से ताकत जुटाई। उसने सीट के नीचे पड़ा लोहे का टुकड़ा उठाया और हवा में वार किया। लोहे के छूते ही सफेद चुड़ैल ने ऐसी चीख मारी कि कांच की खिड़कियां हिल गईं। वो पीछे हट गई और उसी पल बस की लाइट्स टिमटिमाईं। दोनों चुड़ैलें धुंध में घुलने लगीं, लेकिन जाते जाते उनकी आंखें मुझ पर टिकी रहीं, मानो कह रही हों, अगली बारी तुम्हारी है। बस फिर से शांत हो गई। सिर्फ शौकत की हाँफने की आवाज आ रही थी। उसका गला लाल निशानों से भरा था और उसकी आंखों में वो डर था जो जिंदगी भर नहीं मिटता। मैंने धीरे से बस बढ़ाई, लेकिन मेरे दिल में पता था, ये दोनों फिर लौटेंगी और अगली बार शायद कोई नहीं बचेगा। बस पहाड़ी रास्तों से नीचे की ओर उतर रही थी। घड़ी में रात के 2:37 हो चुके थे, लेकिन यह रात जैसे कभी खत्म होने वाली नहीं थी। इंजन का शोर धीमा था, पर उसके बीच में बार बार कोई दूसरी आवाज घुल रही थी, जैसे किसी और बस की घरघराहट साथ साथ चल रही हो। लेकिन जब खिड़की से झांकते तो सड़क खाली मिलती। शौकत चुपचाप अपनी सीट के कोने में बैठा था, गले पर पट्टी बंधी थी। उसकी सांस अभी भी भारी थी, लेकिन अब वो बार बार बाहर देख रहा था। अचानक उसने फुसफुसाकर कहा, भाई, वो दोनों फिर हैं, देख देख। मैंने जल्दी से साइड मिरर में झांका और दिल एक पल के लिए रुक सा गया। दूर धुंध के बीच बस के बराबर बराबर चलते हुए काली साड़ी और सफेद चुनरी की 2 परछाइयां थीं। उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, फिर भी वे उसी रफ्तार से साथ चल रही थीं जैसे बस के साथ बंधी हों। मैंने बस तेज की, पर साइड मिरर में उनकी दूरी 1 इंच भी नहीं बदली। धीरे धीरे उनकी आकृतियां और साफ होती गईं। अब मैं देख पा रहा था, उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं। फिर अचानक मेरे कान में बहुत पास से एक फुसफुसाहट आई, शौकत, अगली सांस तेरी आखिरी होगी। मैंने डरकर पीछे देखा। बस में बाकी यात्री तो सोए या सहमे हुए थे, कोई हिला तक नहीं। पीछे की एक सीट पर बैठे एक बूढ़े आदमी ने अचानक दोनों हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और चीखने लगा, जाओ, मुझसे दूर रहो। वो ऐसे लड़खड़ाकर उठा जैसे किसी ने धक्का मारा हो और बस के चलते चलते खिड़की से बाहर कूद गया। खिड़की से बाहर झांकते ही मैंने देखा, जमीन पर गिरते ही उसका शरीर धुंध में गायब हो गया और उसी धुंध में काली चुड़ैल की लाल आंखें चमकीं। सफेद चुनरी वाली चुड़ैल अब सीधे शौकत को घूर रही थी। उसकी आंखें बस के शीशे के आर पार दिखाई दे रही थीं, जैसे शीशा वहां हो ही नहीं। शौकत के होंठ हिलने लगे। वो खुद से बड़बड़ाने लगा, मुझे जाना है, मुझे उतरना है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, बैठा रह, अभी दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं, जैसे वो किसी और के काबू में हो। मैंने जेब से लोहे का छोटा तावीज निकाला, जो पिछली रात एक साधु ने दिया था। मैंने उसे शौकत की हथेली में रख दिया और जोर से पकड़ने को कहा। तावीज लगते ही शौकत ऐसे हाँफने लगा जैसे पानी में डूबकर बाहर आया हो। उसके माथे से पसीना बह रहा था और वो होश में लौटा। बाहर खिड़की में सफेद चुनरी वाली की आंखें पल भर में गायब हो गईं, लेकिन मुझे पता था वो बस पीछे हट रही है, गई नहीं है।
रास्ता और डरावना हो गया था। धुंध के बीच अब लाल लाल चमकती दो जोड़ियां आंखें बार बार दिखाई दे रही थीं। एक दाईं ओर, एक बाईं ओर, कभी कभी ऊपर पहाड़ी पर और कभी कभी इतनी करीब कि लगता हाथ बढ़ाकर पकड़ लेंगी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। हर मोड़ पर लगता था कि अगला हमला होगा और ये पीछा तब तक नहीं रुकेगा जब तक उनमें से कोई एक हमारी जान नहीं ले लेता। बस अब पहाड़ी के उस हिस्से में आ चुकी थी जहां सड़क के दोनों ओर सिर्फ गहरी खाई और घना जंगल था। रात के 3:15 हो गए थे, लेकिन माहौल किसी कब्रिस्तान से भी ज्यादा ठंडा और खामोश। अचानक बस एक जोरदार झटके से रुक गई। इंजन चालू था, लेकिन पहिए जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिए हों। साइड मिरर में मैंने देखा, काली साड़ी वाली चुड़ैल बस के पीछे खड़ी थी, दोनों हाथ फैलाए हुए, और सफेद चुनरी वाली बस के सामने उसकी आंखों में जलती हुई आग जैसी चमक थी। बस के अंदर बैठे यात्री अचानक झटके से हिलने लगे। उनकी आंखों की सफेदी पूरी फैल गई, पुतलियां गायब, और फिर वे सब एक साथ बड़बड़ाने लगे, वो आ चुकी हैं, अब कोई नहीं बचेगा। दोनों चुड़ैलें धीरे धीरे करीब आने लगीं। उनके कदमों के साथ बस के अंदर की हवा ठंडी बर्फ जैसी हो रही थी। शौकत की सांस तेज हो गई और उसके होंठ बड़बड़ाने लगे। भाई, ये मुझे नहीं छोड़ेंगी। मैंने उसकी आंखों में देखा, डर से ज्यादा एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे उसका मन उनके पास जाने को मजबूर हो रहा हो। सफेद चुनरी वाली ने खिड़की पर हाथ रखा। शीशा पिघलने लगा जैसे मोमबत्ती का मोम। अंदर से बर्फीली हवा का एक तेज झोंका आया जिसने मेरे हाथ सुन्न कर दिए। काली चुड़ैल ने बस के पीछे से एक चीख मारी और उसी पल सभी यात्री सीट से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, मानो उन्हें बाहर खींचा जा रहा हो। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा बंद रखा और जोर से चिल्लाया, सब लोग अल्लाह का नाम लो। लेकिन बेहोश आंखों वाले यात्री सुन ही नहीं रहे थे। बस के अंदर अंधेरा और घना होने लगा, मानो रोशनी खुद डर के मारे भाग गई हो। मैं घुटनों के बल बैठ गया, आंखें बंद कीं और जोर से पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही कलमा की आवाज बस में गूंजी, एक जलता हुआ गोला खिड़की और दरवाजों के आसपास बन गया। दोनों चुड़ैलें एक साथ चीख पड़ीं। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि शीशे दरकने लगे। सफेद चुनरी वाली ने अपने हाथ पीछे खींचे और काली चुड़ैल पीछे की ओर कुछ कदम हट गई। शौकत ने कांपते हुए अपनी जेब से छोटी सी जय नमाज निकाली। वो खड़ा हुआ, बस के बीच में ही क़िबला की तरफ मुंह करके नमाज में खड़ा हो गया। जैसे जैसे वो सूरह फातिहा पढ़ता गया, बस के अंदर का अंधेरा छंटने लगा। सारे यात्री एक एक कर जमीन पर गिरने लगे। उनकी आंखों की सफेदी गायब हो रही थी और वे होश में आ रहे थे। दोनों चुड़ैलें अब बस से कुछ ही कदम दूर थीं, लेकिन उनके चेहरे गलने लगे थे। उनकी त्वचा राख जैसी हो रही थी, आंखों की आग बुझ चुकी थी। अचानक काली चुड़ैल ने हाथ फैलाकर सफेद चुनरी वाली का हाथ पकड़ा और दोनों धुंध में पीछे की ओर खींचते चले गए, जब तक कि उनकी परछाई भी गायब नहीं हो गई। कुछ सेकंड बाद बस का इंजन खुद ही तेज हो गया और पहिए घूमने लगे। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा और बस धीरे धीरे पहाड़ी से उतरकर समतल सड़क पर आ गई। आसमान में हल्की सी सुनहरी रोशनी फैल रही थी। सारे यात्री अब सही थे, कोई घायल नहीं था, बस सबका चेहरा पीला और थका हुआ था। शौकत ने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। भाई, इस बार तो बच गए, अल्लाह का शुक्र है। मैंने खिड़की से बाहर झांका। धुंध पूरी तरह छंट चुकी थी और इस बार पीछे कोई नहीं था। इसी के साथ मैं और शौकत भी अपने घर पहुंच गए और दोबारा कभी बस की स्टीयरिंग कभी नहीं पकड़ी।